सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर से आगे शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स का जिस्ट निकाला है, यानी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से न्यूज़ आर्टिकल्स उठा के वहाँ से न्यूज़ निकाली है और वो सब आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक ग्रुप चल रहा है आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, जिसका नाम है ओकस। अब ओकस क्या है? ये 3 कंट्री का ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसकी ही शॉर्ट फॉर्म क्या है? हमारी ओकस। अभी इन्होंने कहा है कि हम एक मिलिट्री ग्रुप है। अब मिलिट्री ग्रुप है यानी अगर इन 3 कंट्रीज के खिलाफ कोई आता है, इन पे अटैक करता है, तो ये एक साथ अटैक करेंगे उस कंट्री पे। अब देखिए ये ग्रुप क्यों बनाया गया। आप पहले लोकेशन देखिए। यहाँ पर कुछ हमारा ऑस्ट्रेलिया लाई करता है, जो खुद में एक कॉन्टिनेंट भी है। फिर हम बिल्कुल इस साइड जाओगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसए, जहाँ का प्रेसिडेंट है जो बाइडन। और यहाँ पर है यूके, इस जगह पर। ठीक है, तो इन कंट्रीज का ही ग्रुप क्या है? ऑकस। अब ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ लाई करता है चाइना, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के आपस में बन नहीं रही। तो ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि उसके पास सपोर्ट हो कुछ कंट्रीज की, तो उसने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया जिसका नाम है ओकस। देखिए, चाइना के साउथ में यहाँ एक समुद्र लाई करता है, उसको कहते हैं साउथ चाइना सी, यानी चाइना के साउथ में है। तो चाइना इस सारे इलाके को अपना क्लेम करता है, और कहीं ना कहीं चाइना इस साइड भी आना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया की साइड। तो ऑस्ट्रेलिया उसको कंटेन करना चाहता है, चाइना को। तो देखा जाए तो जो ये ओकस ग्रुप बना है, ये चाइना के खिलाफ बना है बिल्कुल एक किस्म से। और इन्होंने अपने मैंडेट में लिख दिया कि हम एक मिलिट्री ग्रुप है, यानी हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करेंगे, और हमारे खिलाफ कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ अटैक भी करेंगे। अब एक बात समझिए आप, इस ग्रुप से किस देश को क्या फायदा हो रहा है? तीन तीन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, हमारी यूएसए और यूके। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है उसको फायदा क्या है? जब ये 3 कंट्रीज का समूह बन गया है, तो यूएस और यूके ने ये कह दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सप्लाई करेंगे। न्यूक्लियर पावर्ड यानी एक ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती हो। ये ऑस्ट्रेलिया के पास अब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इस समय पे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। तो क्या होएगा? अब यूएस और यूके दोनों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेंगे, किसको? हमारे ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन्स है उनका फायदा क्या है? वो फास्ट होती है और डिटेक्ट भी नहीं की जाती। देखिए, सबमरीन कई टाइप की हो सकती है। सबमरीन यानी जो पानी के नीचे जाती है, आपने देखी होगी, बड़ी सी होती है, पानी के नीचे चली जाती है और फिर नीचे से ही अटैक करती है। तो सबमरीन कई टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है डीजल, जो डीजल से चलती हो। एक इलेक्ट्रिक हो सकती है, लेकिन उनका डिसएडवांटेज क्या है? अब डीजल एक ऐसी चीज़ है जो खत्म होएगा ही, तो उन्हें फिर से रीफ्यूलिंग करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। तो अगर ऊपर आते टाइम कोई दुश्मन उन्हें देख ले तो अटैक हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन का क्या एडवांटेज है? न्यूक्लियर एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि थोड़ा सा भी यूरेनियम, प्लूटोनियम जो भी रखोगे आप अपनी सबमरीन के अंदर, वो काफ़ी दिनों तक चल सकता है। यानी सबमरीन को ऊपर आने की आवश्यकता है ही नहीं। और दूसरी बात, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बहुत फास्ट चलती है, तो उन्हें डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यही एडवांटेज होगी किसको? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए ये ग्रुप ज्वाइन किया है कि जिससे इसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल जाए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक बार ऑस्ट्रेलिया और चाइना के आपस में क्या क्या लड़ाई है। पहली बात, जैसे कोरोना वायरस आया तो ऑस्ट्रेलिया ने इल्जाम लगा दिया किस पे? चाइना पे, कि ये वायरस चाइना से आया। भाई मैक्सिमम कंट्रीज ने यही इल्जाम लगाया, यूएसए ने भी यही कहा है। ठीक है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा था कि चाइना से वायरस आया, तो चाइना इस बात से खफा हो गया। दूसरी बात, चाइना ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया अपने कंट्री में। यानी अगर मैंने कल के लेक्चर में बताया था, अगर बीफ है या कोई और प्रोडक्ट है ऑस्ट्रेलिया के, तो उन पे टैक्सेस इतने हाई कर दिए कि वो चाइना में जाके बिक ही ना पाए। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट महंगे हो गए कहाँ पर? चाइना में। तो दोनों की तकरार हो गई आपस में खूब सारी। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया कि हम हवाई हुवाई 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 एक 5G टेक्नोलॉजी है। हुवाई जो 5G टावर्स लगेगा, आपने सुना होगा, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है हवाई। तो वो जो है मैन्युफैक्चर कौन करता है? चाइना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे। इवन इंडिया भी इसका यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारी तकरार हो चुकी है कई पॉइंट्स को लगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या रूल बेस्ड ऑर्डर। वही बात कि जो चाइना है वो साउथ चाइना सी या फिर ऑस्ट्रेलिया के पानी में आने की कोशिश ना करें और सारी कंट्रीज को शांति से रहने दे। तो यही बातें थी कि ऑस्ट्रेलिया क्यों खफा है चाइना से, और ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम है ओकस। ये मतलब नया ग्रुप फॉर्म हुआ है। अब एक बात और समझिए यहाँ पर,
एक कंट्रीज है यहाँ पर यूरोप में, इस साइड लाई करती है हमारी यूरोप में, यहाँ पर जाकर, जिसका नाम है फ्रांस। अब फ्रांस का यहाँ पर लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया सबमरीन किससे लेगा? यूएस और यूके से। लेकिन पहले क्या ट्रीटी थी? फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने वाला था। कौन से वाली? डीजल वाली, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। लेकिन जैसे ही ये नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है ऑकस, तो अब फ्रांस का लॉस हो गया, क्योंकि फ्रांस से सबमरीन नहीं खरीदेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो इतनी बात आप समझ गए। अब ऐसा क्यों हुआ? फ्रांस के साथ ऐसा क्यों किया गया? तो क्योंकि फ्रांस ने थोड़े दिन पहले ही चाइना को सपोर्ट किया था। फ्रांस ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलकर चाइना पे अटैक कर रहा है, यानी चाइना के खिलाफ हो रहा है। तो यहाँ फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? मैक्रोन। तो मैक्रोन ने यही कहा था कि वी शुड नॉट कंटेन चाइना बाय लीडिंग बाय यूएस, कि यूएस को चाइना को कंटेन नहीं करना चाहिए पूरी कंट्रीज का ग्रुप फॉर्म करके। तो इसलिए कहीं ना कहीं फ्रांस को यहाँ पर छोड़ दिया गया। अब अगली बात है, क्या पहले से कोई ऐसी ग्रुपिंग नहीं है ओकस जैसी जो चाइना के खिलाफ है ऐसी ग्रुपिंग्स भी। जैसे हमारा क्वाड है, कल ही हमने डिस्कस किया था। क्वाड में 4 मेंबर है हमारे। एक तो हमारा है इंडिया, एक हमारा यूएस और एक यूके। यूएस यूके तो वही है जो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में भी है। तो इंडिया, यूएस, यूके और जापान, ये क्वाड में है। तो क्वाड भी ऐसे एक ग्रुप फॉर्म्ड है, लेकिन क्वाड का जो मैंडेट है उसमें लिखा गया है कि क्वाड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यानी क्वाड में लिखा गया है कि हम कॉमन गुड के जो पूरे विश्व के लिए कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो गया, यानी समुद्र में से कोई भी जा सकता है अपना वाहन लेकर, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि हम चाइना के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन इंटरनली सबको पता है क्वाड चाइना के खिलाफ है। लेकिन खुल के सामने कौन आ रहा है इस समय पे? खुल के सामने आया ओकस। ओकस कह रहा है कि हाँ, हम बिल्कुल चाइना के खिलाफ है, हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी कि क्या ओकस है, क्या हमारा क्वाड है। और ऐसे एक और ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम था ANZUS, एनजस कह लो इसको। वो क्या था? 1951 में एक ग्रुप फॉर्म हुआ था। किसका? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए का। लेकिन ये ग्रुप ना मिलिट्री ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड ने ऐसे कह रखा है कि हम अपने इलाके में कभी भी कोई न्यूक्लियर एनर्जी नहीं लाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यूजीलैंड न्यूक्लियर एनर्जी के अपोज है। तो ये थोड़ा शांतिमय ग्रुप है। तो ये भी एक ग्रुप था, मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम है एनजस। ये 1951 में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है। अब अगली बात, अगली न्यूज़ पे आते हैं। एक आपने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखा जाए, पहले बहुत न्यूज़ आती थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है। लेकिन अभी अभी ये पहली बात तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है? इसको निकालता है भाई हमारा वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि अगर कोई बाहर से कोई कंट्री की कंपनी इंडिया में आती है और यहाँ पर कोई सेटअप लगाती है अपना, तो क्या वो कितनी कितनी जल्दी यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो यही था हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया की जो रैंक थी वो ऊपर आते जा रही थी काफ़ी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी क्या कहा है, जो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करते हैं कौन सी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी क्या कहा है कि जो हमारे मेथड्स हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं डाटा के अंदर इरेगुलरिटी है, हम सही से नहीं कर पा रहे। तो अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, करंट में है बिल्कुल, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है? हमारा वर्ल्ड बैंक। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब लास्ट बात मैंने एक बार बतानी भूल गया मैं आपको ऊपरली वाली बात में, कि जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं वो कुछ एक कंट्रीज के पास ही है। उन कंट्रीज का नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यूएस, यूके, ठीक है, चाइना, रसिया और हमारा इंडिया। तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और उसका नाम है INS अरिहंत। तो अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज INS अरिहंत, तो इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अब न्यूक्लियर पावर्ड का मैंने एग्जांपल दे दिया कि क्यों ये इतनी अच्छी होती है, ये फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है, इन्हें पानी के ऊपर आने की जरूरत नहीं होती, अटैक नहीं हो पाता इनके ऊपर। तो यही बातें हमने किया इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो 16 तारीख के न्यूज़पेपर में सबसे फ्रंट पे न्यूज़ थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने बैड बैंक्स को सेटअप किया है। अब आपको यहाँ से क्या समझना है कि बैड बैंक क्या होते हैं। आपको लगेगा बैड बैंक सुन के ऐसा लग रहा है कि ये खराब बैंक है। नहीं, ऐसा नहीं है। बैड बैंक क्यों दिया गया नाम? बैड बैंक्स वो है जो बैड लोन्स को इकट्ठा करेंगे। देखिए, बैंकिंग अगर सेक्टर आप पढ़ते हो तो उसमें आता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी एक बैंक ने काफ़ी जगह पर अपने लोन दे दिया है और फिर जो जिन व्यक्तियों ने लोन लिया है वो लोन देने को मना कर दे।
यानी फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक हूँ, मैंने किसी को 100 रुपये दिए, किसी को 200 दिए, किसी को 300 रुपये दिए, और बाद में कोई भी मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, तो वो असेट किसकी थी, वो सामान किसका था, वो पैसे किसके थे, मेरे थे, बैंक के पैसे थे, लेकिन लोग नहीं दे रहे, तो मेरे पास तो वो पैसे रहे नहीं, तो उसको ही कह देंगे मेरे बैंक की, वो क्या कह देंगे उसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी जो मेरी एसेट थी लेकिन जो नॉन परफॉर्मिंग है, अब परफॉर्मेंस नहीं दे रही वो एसेट, मेरे लिए वो खत्म हो चुकी है, तो वही क्या है, एनपीए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो है जो पैसा मर चुका है, पब्लिक ने पैसा मार लिया, जो कहते हैं ना भाई किसी ने लोन वापस नहीं किया कंपनी का, बैंक का, तो उसको एनपीए कहते हैं। तो उन एनपीए को निकालने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ बैंक सेटअप करती है, और उन्हीं बैंक का नाम क्या दिया जाता है हमारा, बैड बैंक। बैड बैंक वो होता है जो बैड लोन को इकट्ठा करता है। अब बैड बैंक का दूसरा नाम भी है, जिसका नाम है क्या, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। यानी नेशनल यानी राष्ट्रीय, एसेट होता है पैसा, पैसे से रिलेटेड, रिकंस्ट्रक्शन यानी उसको फिर से इकट्ठा करना, और कंपनी एक कंपनी के तौर पे, तो उसी बैंक का नाम दूसरा क्या है हमारा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एनपीए इस टाइम पे भारत में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है, तो 2 लाख करोड़ रुपए लगभग बैंक्स के अटके पड़े हैं, कहाँ पर, लोगों के पास। तो उन पैसों को कैसे निकलवाना है, प्रेशराइज करके, कुछ भी करके, उसके लिए एक कंपनी फॉर्म की गई, एक बैंक फॉर्म किया गया, जिसको बैड बैंक कह देते हैं। तो ऐसे ऐसे बैंक्स क्या करेंगे, फिर लोगों के घर जाएंगे, उनको धमकी देंगे, उनके पैसे, उनसे पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे, तो इसी को कहते हैं हम बैड बैंक। तो आज की फ्रंट न्यूज़ पे यही था कि बैड बैंक क्या है। फिर अगर इसके बीच में आप जाओगे न्यूज़पेपर के, तो एक आर्टिकल आया हुआ है, और उसमें एक पोर्टल की बात की गई है इस साइड पे, और वो पोर्टल क्या है, हमारा ई श्रम पोर्टल। तो इसमें सारे में ई श्रम पोर्टल की बात करी गई है। अब मेन हमें यहाँ से क्या सीखना है, ई श्रम पोर्टल क्या है भाई, हिंदी में आप पढ़ते होंगे श्रमिक। श्रमिक कौन होते हैं, जो मेहनती होते हैं, काम करते हैं। तो ई श्रम पोर्टल किसके लिए है, ई श्रम पोर्टल उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन होते हैं, जिनका आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं होता। जैसे भाई कोई गली में सब्जी बेचने जा रहा है, या फिर जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कहीं पे मकान बन रहा है, तो मकान बनाने में कोई ईंटें चढ़ा रहा है ऊपर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। या फिर और एग्जांपल ले लो, माइग्रेंट वर्कर। भाई कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वो है जिनका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास कि कौन सा मेहनती कहाँ पर काम कर रहा है, किस घर में कौन काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, आपके आसपास काम करने वाले लोग होते हैं, माइग्रेंट वर्कर हो गए, या फिर जो किसी का नया मकान बन रहा है उसमें काफ़ी सारे मेहनती होते हैं, तो उनको सारों को क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो जो ई श्रम पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर यानी जो काम करने वाले होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, जिसको शॉर्ट में मैंने मोल भी कह दिया, तो इसने ही लॉन्च किया क्या, हमारा ई श्रम पोर्टल। अब ई श्रम पोर्टल में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का लेखा जोखा होगा। लगभग 38 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में, 38 करोड़ पीपल जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जिनका कोई लेखा जोखा है ही नहीं सरकार के पास। तो उनको ही रजिस्टर करने के लिए क्या है, हमारा ई श्रम पोर्टल। अब अगली बात, इन सबको, जैसे हमारे पास क्या होता है, आधार कार्ड होता है, तो इनको सबको एक कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम होगा ई श्रम कार्ड। तो इस ई श्रम कार्ड में 12 डिजिट होगी, और इस कार्ड को यूज करके वो बंदे सोशल सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी क्या चीज़ है, सोशल सिक्योरिटी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई मेहनती काम कर रहा है किसी घर को बनाने में, कंस्ट्रक्शन, मैंने एग्जांपल दिया था अभी अभी, और काम करते हुए भगवान ना करे अगर उसकी मौत हो जाती है, वो ऊपर से गिर जाता है, कुछ हो जाता है उसको, या फिर वो हैंडीकैप हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, बिल्कुल डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंट, जिससे उसकी जीविका बंद हो जाए, तो ये क्या कह रहा है हमारा ई श्रम पोर्टल, कि फिर उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जो बंदा इस पोर्टल पे रजिस्टर होएगा, अगर उसकी डिसेबिलिटी हुई या फिर उसकी डेथ हो गई, उसको 2 लाख, उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यही सारी बात करी गई है आज इस वाले आर्टिकल में, जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। तो यही आपको पहली मेन बात है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने इसको लॉन्च किया है। 12 डिजिट का इस पे कार्ड होएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपकी डेथ हुई या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हुई। अगर आपकी डिसेबिलिटी थोड़े समय के लिए है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, तो आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, ठीक है। और जो इस साइड ये आर्टिकल है, ये वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ओकस वाला, ठीक है। और जो ऊपर की साइड है वो वाला मैं बता देता हूँ एक बार। इसमें टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मैं आपको फ्रॉम द जीरो टू द हीरो सारी बातें बताता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ था, एक टर्म आती है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, AGR। पहले इसको दूसरी तरीके से समझिए, AGR है क्या।
आपने देखा होगा जियो के टावर लगे हुए हैं, एयरटेल के टावर लगे हुए हैं, वोडाफोन के टावर लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, हमें सिग्नल भेजते हैं हमारे फ़ोन्स पे और हम बात कर पाते हैं। लेकिन जो सिग्नल हमारे पास आते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। यानी आपने हैज़ार्ड सुना होगा, HZ, हर्ट्ज़, हैज़ार्ड नहीं, हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी की आप कह सकते हो एक रेंज होती है। यानी आप ऐसे समझिए, जो हमारे सिग्नल्स आते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह से आते हैं, एक ट्रैफिक से आते हैं, और उस ट्रैफिक के लिए सड़क तो चाहिए, हर एक ट्रैफिक को सड़क चाहिए। तो ऐसे सिग्नल को भी एक सड़क चाहिए, और वो सड़क क्या है, हमारी एक स्पेक्ट्रम है। और वो स्पेक्ट्रम देता कौन है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है उस स्पेक्ट्रम को। यानी बोली लगती है कि कौन सी कंपनी कौन सा स्पेक्ट्रम खरीदना चाहती है। जैसे 100 to 200 हर्ट्स वाला स्पेक्ट्रम वोडाफोन ने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, 200 to 300 जियो ने ले लिया, तो यही कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो जो कंपनीज स्पेक्ट्रम खरीदती है ये, तो इनको एक फीस भी देनी पड़ती है सरकार को कि हमने एक स्पेक्ट्रम खरीदा है, और उसी फीस को क्या कहते हैं हम, हमारी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। अब एजीआर है क्या चीज? जब 1993 के करीब ये शुरू हुआ, तब क्या था, सरकार ने फिक्स कर दिया था कि भाई हमारी एयरटेल इतने रुपए दे देना, वोडाफोन इतने रुपए दे देना, यानी फिक्स अमाउंट कर दिया था एजीआर का। लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने क्या किया कि नहीं, हम फिक्स नहीं करेंगे, जितनी जिसकी कमाई है उसके हिसाब से उससे पैसा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कह दिया सरकार ने कि जितनी आप कमाई कर रहे हो उसका 10% हम लेंगे। चाहे साल के अंदर एयरटेल 100 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, उसका 10% कौन लेगी, सरकार लेगी। तो यही क्या हो गया था, हमारा एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। क्यों लिया जाता है? क्योंकि सरकार उनको स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कोई भी तरीके की, जैसे सैटेलाइट से अगर सिग्नल आ रहा है तो वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो इन सारी सर्विसेज के लिए सरकार क्या लेती है, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। अब क्या हुआ था, यही लिखा है मैंने, जो कंपनीज पे करते हैं किसको, हमारे हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। अभी इस टाइम पे अगर इससे एक बात देखी जाए तो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है वो कौन है, अश्वनी और वैष्णव। तो अब डिस्प्यूट क्या था, देखिए, जो ये एजीआर है वो कैसे कैलकुलेट हुए, इसके बारे में डिस्प्यूट था। अब देखो, जियो, एयरटेल, ये सारी कंपनीज है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे उन्होंने हमारा हमें हमें सर्विस प्रोवाइड करी, हम रिचार्ज करवाते हैं, तो जो रिचार्ज से पैसा इकट्ठा हुआ कंपनी के पास, ठीक है, एक तो ये पैसा हो गया कंपनी के पास। तो कंपनी क्या कहती है, यानी ये जो जियो एयरटेल क्या कहते हैं कि एजीआर क्या होना चाहिए, कि जितना पैसा हमारे पास आया सर्विस प्रोवाइड करके, उसका कुछ परसेंट हम सरकार को दे देंगे, वो एजीआर होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कहती थी कि एजीआर में हम और भी कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे, खाली वो नहीं कि जो आपने पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करी वो पैसा आपके पास आया उसका कुछ परसेंट, ऐसा नहीं। सरकार ने क्या कहा, हम और भी पैसा लेंगे आपसे। वो कौन सा, कि अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, वोडाफोन कोई सामान बेचती है अपना, कोई कचरे वाला सामान बेच देती है, अगर वो पैसे, उस कचरे को बेच के भी जो पैसा आएगा कंपनी के पास, अब कंपनी का कचरा छोटा मोटा नहीं होगा भाई। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े टावर बेच दिए, लोहे के तौल में चले गए। फॉर एग्जांपल अगर उसने पूरे साल में 150 करोड़ रुपए का स्क्रैप बेचा है, जो उसके काम की चीज नहीं थी, तो सरकार क्या कह रही थी कि जो स्क्रैप बिक रहा है उसका भी कुछ परसेंट हम लेंगे। यानी कंपनीज कह रही थी कि जो एजीआर है उसमें सिर्फ जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की है लोगों को, कस्टमर को, उसके कुछ परसेंट सरकार हमसे लेगी। लेकिन सरकार क्या कह रही थी कि एजीआर जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी है प्लस जो आपने नॉन सर्विस रेवेन्यू कमाया है, रेवेन्यू यानी पैसा कमाया जो नॉन सर्विसेज से, नॉन सर्विसेज या ना आपने फॉर एग्जांपल अगर जियो के कहीं पे होटल है, जियो के होटल कंपनी ने अपने होटल खोल रखे और वो उसने किराए पे दे दिया और उन होटल से वो कुछ पैसा कमा रही है, तो सरकार कह रही है जो आप होटल से पैसा कमा रही हो वो भी, उसका भी कुछ हिस्सा आप हमें दो। तो ये दोनों के बीच में नेक्सस थी, यानी लड़ाई थी। एजीआर के लिए कंपनी तो कह रही थी जियो एयरटेल वगैरह कि हम वो देंगे, बस जो हमने सर्विस प्रोवाइड करी है उसका कुछ परसेंट। सरकार कह रही थी नहीं, उसके साथ साथ जो आपकी और चीज़ें जहाँ से और पैसा आप ले पा रहे हो, कहीं से भी आप और पैसा ले पा रहे हो, उसका भी कुछ परसेंट हमको दो। तो यही दोनों के बीच में लड़ाई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक जजमेंट दी और उसने सरकार का जो व्यू पॉइंट था उसको करेक्ट कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, कंपनीज कहीं से भी पैसा कमा रही हो उस सारे पैसे का कुछ परसेंट देना पड़ेगा, ना कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका कुछ परसेंट। तो समझ गए बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही 2020 में कहा था कि 1.6 लाख करोड़ रुपीस, कम नहीं होती है रकम, एक 1.6 लाख करोड़ रुपीस अगले 10 साल में ये कंपनीज एजीआर के तौर पर किसको देंगे, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया।
यानी भारत सरकार को 1.6 लाख करोड़ रुपीस कौन देगी? ये सारी कंपनीज मिलके, एयरटेल, वोडाफोन। तो इसी वजह से आजकल इन कंपनीज की ऐसी तैसी हो रही है, क्योंकि इनकी कमाई इतनी है नहीं। किसकी? वोडाफोन, एयरटेल। और इनको पैसे बहुत ज़्यादा भरने हैं अगले 10 साल के अंदर, 1.6 लाख करोड़ रुपीस इन सारी कंपनीज को। लेकिन अब एक छूट की बात क्या आई है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ है कि अभी अभी कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है कि जो एजीआर की डेफिनेशन है, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, वो डेफिनेशन बस सर्विस प्रोवाइडर तक लिमिट कर देंगे। यानी जो कंपनीज चाहती थी कि जो एजीआर की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ वो कर दो जो वो सर्विस प्रोवाइड करे लोगों को। यानी जैसे जियो कह रही थी पहले, एयरटेल कह रही थी कि जो हमने लोगों का रिचार्ज किया, उनसे पैसा कमाया, सिर्फ उसका कुछ परसेंट ले लो। अब सरकार भी मान गई है, ठीक है भाई, हम उसका ही कुछ परसेंट ले लेते हैं। आप अपना सामान किसी को बेचो टूटा फूटा, या आपकी कोई भी होटल से कमाई हो, किसी भी जगह से कमाई हो, हम उसका कोई हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये कैबिनेट ने अब ये चीज़ कह दी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब अगली बात, एक और बदलाव है कि 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है। पहले 49% थी। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी बाहर से कोई भी व्यक्ति आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है भारत में, और कितने परसेंट तक कोई एक डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहले क्या था? ये थी 49%। क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन है, इसको एक नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर देखा जाता है। भाई देखा जाए, टावर से सब कुछ कनेक्टेड है। अगर भारत में कोई इंफॉर्मेशन पास हो रही है वाया आवर फोन, अगर कोई इसको ही हैक कर ले तो वो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। तो पहले क्या था कि इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, वो 49% तक थी। यानी कोई बाहर से आगे प्राइवेट वाला 49% कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना 49% से, अगर 51% किसकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो उसका बहुत बड़ा स्टेक हो जाता है, वो डिसीजन मेकिंग में भी इंक्लूड हो जाता है किसी भी कंपनी की। तो अगर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में पहले 49% एफडीआई आ सकती थी, अब 100% आ सकती है। यानी बाहर से आके कोई पूरा पैसा भी निवेश कर सकता है, अप टू 100%। ठीक है। अब एक और बात है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पेक्ट्रम क्या, एक सड़क है जिससे सिग्नल जाएगा, एक किस्म से वो सड़क है, हवा में मान लो वो सड़क। ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम को बेचने के लिए ऑक्शन होते हैं, तो सरकार ने कहा है कि वो ऑक्शन हर एक साल के एंड में की जाएगी। तो यही बात यहाँ पर अभी कैबिनेट ने अनाउंस की है, ये वाली सारी बातें जो मैंने आपको बताई। और एक लास्ट बात, उन्होंने कहा कि 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दे देंगे। यानी अगर कंपनी इस टाइम पे वो एजीआर दे नहीं पा रही, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू नहीं दे पा रही, तो हम 4 साल की छूट देते हैं आपको कि 4 साल बाद देना स्टार्ट कर दो। यानी एक टेम्परेरी छूट है। अब 4 साल बाद तो उन्हें देना ही पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है, हम 4 साल की छूट दे देंगे, लेकिन जो इन 4 सालों में आपके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो आपको देना पड़ेगा, जो ब्याज बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें थी जो कंपनीज के बारे में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में न्यूज़पेपर में आ रही है रोज। तो मैंने एक जगह पर आपको बता दी, जिससे आप बार बार इसको पढ़ने की कोशिश ही ना करें, यानी जरूरत ही ना पड़े आपको। अब एक और लास्ट न्यूज़ आ रखी है, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में सर्च करो, ये कब फॉर्म हुई थी, कहाँ पर फॉर्म हुई थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में मैं बातें बता देता हूँ इस टाइम। जैसे कि नाम से क्लियर होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी ये रिकॉर्ड रखते हैं किसका? नेशनल क्राइम्स का। तो इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट आती है इसकी। तो इसने बताया कि इंडिया में 2020 में अगर कंपेयर करा जाए 2019 से, तो 2020 में क्राइम 28% इंक्रीज हो गया। 28% इंक्रीज हो गया। यानी अगर पहले 100 क्राइम होते थे तो अब 128 होते हैं। अब ये इंक्रीज क्यों हुआ? इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो गया? आप तो सोचोगे लोग घर में थे तो क्राइम कैसे इंक्रीज हुआ? भाई कई कारण है। देखो, क्राइम किसको गिना जा रहा है? पेंडेमिक में सरकार ने कह दिया एपिडेमिक एक्ट लगा के, एपिडेमिक एक्ट 1897। 1897 में एक एक्ट था, एपिडेमिक एक्ट पारित हुआ था। तो सरकार ने कह दिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप घर से नहीं निकलोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। शुरुआत में ये हुआ था जब लॉकडाउन लगा था, मास्क लगा के निकलोगे नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है, उसके ऊपर भी क्या बना है? केस बना है। तो वो भी हमारा क्राइम के अंदर आ गया। तो पेंडेमिक की वजह से जो चीज़ें नहीं मानी गई, कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई कोई 4 दोस्त इकट्ठे होकर जा रहे हैं कहीं पे लॉकडाउन के अंदर, तो उनको भी बुक कर लिया गया, उनका भी चालान हो गया। तो वो भी क्या है? क्राइम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए क्राइम की रेट बढ़ी है, क्योंकि 2019 में पेंडेमिक नामक कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन 2020 में क्या है? पेंडेमिक आ गया। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पेंडेमिक की वॉयलेशंस हुई है उनके भी केसेस बनाए गए, और जिससे कि ये हमारा क्राइम रेट बढ़ा है थोड़ा। अब और कुछ तथ्य लिखे हुए हैं कि क्राइम रेट किस किस तरीके से किस किस फील्ड में बढ़ा है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कह रहा हूँ, जो एससी है यानी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में जो क्राइम है 9.4% बढ़ गया। यानी अगर पहले 100 क्राइम होते थे, लगभग 110 अब होते हैं।
लेकिन जो मेन बात आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि इस रिपोर्ट ने कहा है कि किडनैप, जो हॉरिफिक क्राइम्स है, जो बहुत हॉरर वाले क्राइम है, जैसे किडनैप हो गया, रेप हो गया, ठीक है, रॉबरी हो गया, चोरी हो गया, ये सारे डिक्रीज हुए हैं। अब इन्होंने ऐसा कह दिया कि डिक्रीज हुए, हो सकता है डिक्रीज हुए क्योंकि कारण होते हैं। किडनैप कब होएगा? जब कोई घर से बाहर निकल के जाएगा। अब कोई बच्चे बच्चे ही घर में थे लगभग पेंडेमिक के टाइम पे, तो किडनैप कौन करेगा उन्हें? तो किडनैप का रेट कम हो गया। रॉबरी यानी चोरी, सब अपने घर में थे तो चोर क्यों आएगा? ठीक है, घर में चोर कब घुसते हैं? लगभग जब कोई बाहर जाता है। तो जब बाहर जाओगे तो चोर को पता होता है कि हाँ घर में कोई नहीं, अब चोरी कर लो, लेकिन सब घर में थे, चोरी कौन करेगा? और जो तीसरा केस है रेप का केस, तो वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है क्योंकि मूवमेंट कम हुई है पीपल की, सब अपने अपने घर में है, तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता में भी बदलाव होता है कि यानी फैमिली जब एक साथ रहती है तो सिक्योरिटी होती है एक साथ में। तो लगभग सब पेंडेमिक में एक साथ रहते हो तो ऐसे केसेस कम हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल क्राइम देखा जाए तो 28% बढ़ा है, लेकिन जो हॉरिफिक क्राइम है, जैसे जो रेप हो गया, डकैती होगी, हमारा ये किडनैप हो गए, सारे घटे हैं। अब एक बात जानने की कोशिश करो, आप सब जैसे तमिलनाडु केरला दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं टॉप मोस्ट स्टेट्स, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट में पता लगा है कि जो सबसे ज्यादा क्राइम रेट हाई है वो कहां पर है? हमारे तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, इन तीन जगहों पे सबसे ज्यादा क्राइम है। यानी तमिलनाडु और केरला, जिसको केरला को आप सबसे पढ़े लिखे लोगों की जगह मानते हो, केरला में जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, जहां पर सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स पर बॉयज 1000 से भी ऊपर है, यानी 1000 लड़कों पे 1000 से ऊपर लड़कियों का जन्म होता है, कहां पर? केरला में। लेकिन उस जगह पर भी क्राइम सबसे ज्यादा है। लेकिन देखा जाए ओवरऑल इंडिया में क्राइम अगर टॉप मोस्ट माना जाए तो तमिलनाडु, फिर केरला, फिर दिल्ली। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि जरूरी नहीं जहां के लोग शिक्षित हो वहां पर क्राइम कम होएगा। आप लोग माइंडली क्या सोचते हो कि बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम होगा, लेकिन नहीं। पर 1 लाख पीपल जो क्राइम सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु में है, फिर केरला में है, फिर दिल्ली में है। तो चेक योर फैक्ट्स, तब बात करो। ठीक है, लास्ट बात, सबसे कम क्राइम कहां पर है? देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर सबसे कम क्राइम है। भले ही आपको अभी डिस्प्यूट सुनने को मिलता है, असम का, मिजोरम का आपस में लड़ाई होगी, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए क्राइम रेट सबसे कम वहीं पर मिलेगा आपको। जो सबसे कम मिलेगा वो आपको मिलेगा नागालैंड में। नागालैंड के अंदर बहुत कम क्राइम है, पर 1 लाख पीपल बहुत कम क्राइम है। फिर ऐसे ही सबसे कम कहाँ है? सिक्किम, कहाँ हमारा मणिपुर, और सबसे कम, यानी ये लोवेस्ट का ऑर्डर है। और सबसे कम कहाँ पर है? नागालैंड में। यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, लेकिन सबसे कम यहाँ पर है। तो इंडिया के अंदर देखा जाए सबसे कम क्राइम होता है नागालैंड के अंदर, और सबसे ज्यादा क्राइम होता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। तो यही सारी बातें हमने कवर करने की कोशिश की। आज हमने कई सारे टॉपिक करे। पहला टॉपिक हमारा ऑकस था, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है 3 कंट्रीज की। दूसरा हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा, वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर हमने देखा बैड बैंक क्या होते हैं, जो एनपीओ को रिकवर करते हैं, एक कंपनी बना दी जाती है। फिर हमने देखा एक पोर्टल था ई श्रम पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा बनाया गया है। ई श्रम में हम जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, जो श्रमिक हैं, उनको एंट्री देंगे और उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में हमने जो 2 टॉपिक कवर किया वो है हमारा एजीआर ड्यूज, जो टेलीकॉम कंपनीज किसको देती है? सरकार को देती है। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा आज का वो था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब मैं आपको चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप लिखे एनसीआरबी कब फॉर्म हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। और एक अनाउंसमेंट कि भाई एकेडमी पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप आ सकते हो। एचएसएससी का भी एक बैच है 21 तारीख से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर आकर। और बैंकिंग का भी नया बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो विजिट अकेडमी नियर कमानी चौक, यमुनानगर। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।